सुबह सुबह का वक्त था। सुलेखा की बहू पूजा रसोई में सभी के लिए नाश्ता और लंच बनाकर टिफिन में पैक कर रही होती है और तभी वहाँ सुलेखा आ जाती है और अपनी बहू से बोलती है। क्या बात है बहू, अभी तक पैक नहीं हुआ क्या तेरे पति और तेरे जेठ का लंच? बस हो गया माँ जी, हो गया। आप बस ये टिफिन बंद कर दीजिए, मैंने इसमें खाना डाल दिया है। और नाश्ता वो बन गया या नहीं? जी माँ जी, मैंने पराठे बना दिए हैं, चाय भी चढ़ा दी है, बस उसमें दूध डालना है और बाकी सब कुछ तैयार है। ठीक है, मैं टिफिन बंद कर देती हूँ और बाहर जा रही हूँ। जल्दी से नाश्ता टेबल पर लगा दे, सब लोग आने ही वाले हैं। इतना कहकर सुलेखा टिफिन बंद करती है और बाहर चली जाती है और पूजा जल्दी से चाय को पूरे तरीके से पकाती है और फिर सारा नाश्ता टेबल पर लगा देती है। तभी वहां पर पूजा की जेठानी सुमन, उसका पति विवेक और जेठ अनुराग आ जाते हैं। पूजा सभी को नाश्ता परोस देती है और सभी लोग आराम से नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी अनुराग बोलता है। पूजा, आज तुमने टिफिन में खाने के लिए क्या डाला है? जेठ जी, आज मैंने आलू की भुजिया, दाल, रोटी, चावल ये सब डाला है। ठीक है, वरना मुझे लगा था कि तुम मैगी ना डाल दो। पिछले हफ्ते 2 बार तुमने हमारी टिफिन में मैगी ही डाल दी थी। वो सुबह सुबह काम ही इतना ज्यादा होता है रसोई में, क्या करूँ, कभी कभी समय कम पड़ जाता है, इस वजह से लंच नहीं बना पाती। इसके तो बस बहाने हैं खाना ना बनाने के। अरे बताओ, अनुराग जी और विवेक कोई छोटे बच्चे हैं क्या जो उनके टिफिन में मैगी डालकर दे रही है देवरानी जी? सुबह की रसोई संभालने की जिम्मेदारी मेरी है। अब मुझे जो चीज जैसी सही लगती है मैं अपने तरीके से मैनेज कर लेती हूँ। हाँ, हम थोड़ी ना रसोई संभालते हैं, रसोई का सारा काम तो तुम ही करती हो महारानी। सुबह सुबह तुम दोनों फिर से शुरू हो गई। चुपचाप बैठकर नाश्ता करो। सुलेखा की बात सुनकर उसके दोनों बहुएं चुप हो जाती है। विवेक और अनुराग भी नाश्ता करके अपने ऑफिस चले जाते हैं। दरअसल सुलेखा के घर पर एक नियम था और वो नियम खुद सुमन का ही बनाया हुआ था और इस नियम के अनुसार सुबह की रसोई देवरानी की और रात की रसोई जेठानी की होती। यानी कि सुबह का रसोई में जो भी काम होता था वो सारा का सारा पूजा को अकेले करना पड़ता था और रात का सारा काम अकेले सुमन किया करती थी। ऐसे ही एक शाम सुलेखा सुमन से बोलती है। बहू, आज मेरा बेसन के गट्टे की सब्जी खाने का बड़ा मन कर रहा है, तो तू आज मेरे लिए गट्टे की सब्जी बना देना। अरे यार, उसमें तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, 100 झमेले करने पड़ते हैं वो एक सब्जी बनाने के लिए। क्या हुआ बहू, कहाँ खो गई तू? कुछ नहीं माँ जी, वो मैं कह रही थी गट्टे की सब्जी तो मुझे बनानी नहीं आती है, वो सब्जी तो पूजा बहुत अच्छी बनाती है। तो तू उससे पूछ ले, पूछ कर बना लेना। पूछ कर बनाऊंगी तो माँ जी स्वाद कैसे आएगा? आप एक काम कीजिए ना, सुबह आप पूजा से ही बनवा लेना। सुमन ये बात बोल ही रही होती है कि तभी वहां पर पूजा आ जाती है और बड़े ही गुस्से में अपनी कमर पर हाथ रखते हुए बोलती है। बिल्कुल, सब कुछ पूजा ही बनाते। आपके और आपके पति का टिफिन पूजा पैक करे, घर में सभी लोगों का नाश्ता पूजा बनाए, दोपहर के खाने की तैयारी भी पूजा करे। पूजा थोड़ी कोई मास्टर शेफ है। तो इतना अकड़ के किसको दिखा रही हो? रात का खाना तो मैं ही बनाती हूँ। क्या बनाती हो आप? दाल चावल, छोले चावल, रोटी सब्जी, बस यही ना? काम तो सुबह होता है, रसोई में कितना कुछ करना पड़ता है। हाँ, तुम तो 36 पकवान पकाती हो ना सुबह सुबह। 36 पकवान बनाने से काम भी नहीं होता। कभी चाय बनाओ, कभी कॉफी बनाओ, कभी सैंडविच, कभी आलू पूरी, ऊपर से जो लंच का खाना होता है वो अलग से। तो मत बनाओ खाना, फिर मुझे क्या बोल रही हो? मैं अपने हिस्से का रसोई का काम कर देती हूँ रात को। सब पता है मुझे कि आप कितना काम करती है। आधे से ज्यादा वक्त तो आप जेठ जी से बाहर से ही सब्जियां मंगवाती है और घर पर बस रोटी बनाती है। वो बनाने का अगर आपका मन ना हो तो आप चावल बनाकर हम सबको दे देती है। माँ जी, अपनी छोटी बहू को समझा लीजिए, खामखा इसकी और मेरी बहुत ज्यादा बहस हो जाएगी। मैं तो तुम दोनों को समझा समझा कर ही परेशान हो गई हूँ। ये देवरानी की सुबह की और जेठानी की रात की रसोई की लड़ाई तो कभी बंद ही नहीं होती है। बस एक सब्जी मांगी थी, उसे भी बनाने में दोनों को मौत आ गई। ऐसे ही सुलेखा गुस्से में पैर धमकाती हुई वहां से चली जाती है और बेशर्म आलसी सुमन इतना सब होने के बावजूद भी रात के खाने में अपनी सास के लिए गट्टे की सब्जी नहीं बनाती है और सभी को पुलाव बनाकर खिला देती है।
और अगली सुबह पूजा बाकी सारे काम करने के साथ साथ गट्टे की सब्जी भी अपनी सास के लिए बनाकर तैयार करती है और गरम गरम फुल्कों के साथ दोपहर को गट्टे की सब्जी अपनी सास को खाने के लिए देती है, जिसे चखकर सुलेखा बोलती है, वाह बहू वाह, तेरे हाथ में सच में बहुत स्वाद है। मजा आ गया ये चटपटी गट्टे की सब्जी खाकर। शुक्रिया माँ जी, मुझे पता था कि आपका बहुत ज्यादा मन कर रहा है खाने का, इसलिए मैंने बना दी सब्जी। थैंक यू बहू, थैंक यू। थैंक यू की जरूरत नहीं है माँ जी, बस जेठानी जी को थोड़ा समझा दीजिए कि अपना काम जरा ईमानदारी से करे, काम चोरी ना करे। मैं क्या करूं बहू, मुझे तो खुद समझ में नहीं आता है। बड़ी बहू तो बस बर्तन बचाने के चक्कर में और कम समय रसोई में बिताने के चक्कर में हम सबको घुमा फिराकर खिचड़ी, कभी दाल चावल, कभी पुलाव तो कभी कुछ और, बस यही दे देती है। असलियत में तो रसोई में काम मैं करती हूँ, जेठानी जी का तो बस नाम ही है रसोई में और कुछ नहीं। जाने दे बहू, अभी इतना अच्छा खाना खाया है, मैं अब क्यों अपना मूड खराब कर रही हूँ। जा तू अपना बचा हुआ काम खत्म करके आराम कर ले। सुलेखा की बात सुनकर पूजा वापस से रसोई में चली जाती है और बचा हुआ काम खत्म करके अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है। दिन गुजरते चले जाते हैं और अब रसोई भले ही देवरानी जेठानी की थी, लेकिन पूजा की मेहनत हर दिन रसोई पर ज्यादा लगा करती थी और सुमन बस रात का खाना बनाकर सारा दिन दोपहर आराम से रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन घर पर मेहमान आने वाले होते हैं और सुलेखा अपनी दोनों बहुओं से बोलती है, अरे तुम्हारी वो जोधपुर वाली बुआ है ना, नई बहू और बेटे के साथ आ रही है। मैंने उन्हें कल दोपहर को बुलाया है। दोपहर को क्यों माँ जी, रात के खाने पर बुलाती ना, फिर हम एक रात उन्हें अपने घर में भी रखती। रात के खाने पर क्यों बुलाना है, दोपहर के खाने पर ही ठीक है, रात को वो अपने घर चले जाएंगे। क्यों, अगर एक रात वो हमारे घर पर रुक जाएंगे तो हमारे घर का राशन खत्म हो जाएगा क्या दीदी? देखो बहू, उन्हें रुकना होगा तो वो रुकेंगे भी और जाना होगा तो जाएंगे भी। पर वो रात के खाने पर नहीं आएंगे, आना है तो दोपहर को ही आएंगे। दोपहर को ही उन्हें इतना खिला दूंगी कि रात का खाना कम ही खाएंगे और फिर मुझे कम खाना बनाना पड़ेगा। आप कौन सा ख्याली पुलाव बना रही है दीदी? कुछ नहीं, सोच रही हूँ मेहमानों के आने के लिए क्या बनाना है और क्या नहीं। आप इतना भी सोचती है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मैंने तुम्हारी बुआ को फोन कर दिया है, अब उसे जब आना होगा वो तब आ जाएगी। और जिनके हिस्से जो काम आ रहा है अपना काम अच्छे तरीके से करना। इतना कहकर सुलेखा चली जाती है और अगले दिन जोधपुर वाली बुआ यानी कि जानकी अपने बहू बेटे के साथ शाम को सुलेखा के घर आती है और पूजा सभी को चाय नाश्ता करवाती है और रात के खाने की जिम्मेदारी अब सुमन पर आ जाती है और जानकी सुमन से बोलती है, बहू बढ़िया बढ़िया खाना बनाना, मेरी नई बहू खाने की बड़ी शौकीन है। ठीक है बुआ जी, जैसा आप कहे। आज पता चलेगा जेठानी जी को अकेले इतना खाना बनाने में क्या नजारा आता है। अब सुमन रसोई में जाती है और खुद से बोलती है, अरे यार, कितना खाना बनाऊं मैं इन सब के लिए, ऊपर से बना भी तो बहुत अच्छा होना चाहिए। मैं तो काम से बचने के लिए दाल चावल और खिचड़ी बनाती हूँ, अब इनके लिए शाही पनीर बनाऊं, मटर पनीर बनाऊं, क्या करूँ? हाँ, एक आइडिया है मेरे पास। सुमन अपना फोन उठाती है और जल्दी से ऑनलाइन एप्लीकेशन पर बहुत सारा खाना ऑर्डर कर देती है और लगातार किचन में कुछ ना कुछ बनाने की एक्टिंग करती रहती है। कुछ देर बाद जब सुमन के फोन पर डिलीवरी वाले का फोन आता है, तभी वो उसे सबकी नजरों से छुपते छुपाते रसोई की खिड़की के पास बुलाती है और सारा खाना उससे ले लेती है और पैसे देकर उसे वहां से भेज देती है। जिसके बाद बड़ी ही चतुराई से सुमन ने बाहर का मंगाया हुआ सारा खाना कंटेनर्स में निकालती है और डिनर रेडी करके टेबल पर लगा देती है। पूजा अपनी जेठानी के साथ मिलकर सभी को खाना परोस देती है और जानकी बोलती है, मजा आ गया, क्या खाना बनाती है सुमन बहू तू, लाजवाब। जी, बस आप लोगों के लिए ही सब कुछ बनाया है। सच में आज तो खाने का स्वाद कुछ अलग ही आ रहा है बहू, मजा आ गया खाना खाकर। वो क्या है ना कि बड़े दिनों बाद मैंने ऐसा कुछ बनाया है, इसलिए आपको अच्छा लग रहा होगा। हो ना हो दाल में कुछ तो काला है। जेठानी जी इतना खाना खुद तो नहीं बना सकती, मुझे सारी सच्चाई सबके सामने लानी होगी।
ऐसे ही पूजा सभी को दोबारा से खाना सर्व करने के बहाने सब्जी का भगोना उठाती है और उसे जानबूझकर जमीन पर गिरा देती है और बोलती है, ओह सॉरी, गलती से हो गया, मैं अंदर से और सब्जी लेकर आती हूँ। इतना कहकर पूजा रसोई में जाती है और अच्छे से छानबीन करती है। तभी उसकी नजर बाहर से आए हुए खाने के खाली डब्बों पर जाती है और उसे अपनी जेठानी की सारी तरकीब समझ आ जाती है, जिसके बाद वो खाली भगोना लिए ही बाहर आती है और सुलेखा बोलती है, बहू सब्जी कहाँ है, लेकर क्यों नहीं आई? लेकर कहाँ से आती, जेठानी जी ने तो मंगाई ही इतनी थी। ये तो क्या बोल रही है बहू? जेठानी जी, आप सबको सच बताएंगे या फिर मैं बता दूं? पूजा की बात सुनकर सुमन सभी के आगे अपने बाहर से खाना मंगवाने वाली सच्चाई बयां करती है, जिसे सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और पूजा बोलती है, शर्म नहीं आई आपको जेठानी जी? अरे मैं अकेले भी तो सुबह इतना सारा काम संभालती हूँ और आपसे एक रात भी सब कुछ नहीं संभाला गया, तो क्या फायदा हुआ सुबह की रसोई देवरानी की और रात की रसोई जेठानी की होने का? अरे मदद ही चाहिए थी तो मुझसे मांग लेती, कम से कम ऐसा तो ना करती। पूजा की बातें सुनकर सुमन का सर शर्म से झुक जाता है और अगली ही सुबह से सुमन पूजा के साथ सुबह हो या रात मिलकर काम करना शुरू कर देती है। सहारपुर नामक गांव में कमला नाम की महिला अपने 2 बेटे और अपनी 2 बहुओं के साथ रहा करती थी। प्रीति घर की बड़ी बहू थी जो कि काफी अमीर घराने से थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ रेखा जो एक गरीब परिवार से थी। प्रीति को इसी बात का बहुत घमंड था और वो चाहती थी कि हमेशा बस उसी की ही वाहवाही हो, लेकिन उसके घमंड की वजह से कोई उसे पसंद नहीं करता था। वहीं दूसरी तरफ रेखा बहुत ही विनम्र स्वभाव की थी, इसलिए सब हमेशा रेखा की ही तारीफ किया करते थे। लेकिन ये बात प्रीति को रास नहीं आई और बस इसीलिए वो हमेशा रेखा को बहुत परेशान करती थी। एक दिन रसोई घर में जब रेखा खाना बना रही थी, तब प्रीति उसके पास आती है और उससे कहती है, क्या तुमने नाश्ता बना दिया? जी दीदी, बस मैंने फुलके सेक दिए हैं और अभी चावल और दाल भी पकने वाले हैं, बाकी सब तैयार हो गया है। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ। जब तक तुम सारे बिस्तर वगैरह झाड़ कर ये काम खत्म करो, तब तक मैं सबको नाश्ता परोसती हूँ। जी ठीक है दीदी। उसके बाद प्रीति खाना चखती है। खाना तो वाकई बहुत स्वादिष्ट बना है, लेकिन मैं सब इतनी आसानी से नहीं होने दूंगी। प्रीति सब्जी में बहुत तेज नमक और मिर्च डाल देती है। उसके बाद वो सभी को खाना परोसती है और जैसे ही सब खाना खाते हैं, अरे बहू, इसमें इतना तेज नमक और मिर्च क्यों है? दरअसल मम्मी जी, खाना मैंने नहीं रेखा ने बनाया है। रुकिए मम्मी जी, मैं अभी चख कर देखती हूँ। प्रीति खाना चखती है, तब छी, क्या तुम ढंग से खाना भी नहीं बना सकती? लेकिन दीदी, मैंने तो ठीक से ही बनाया था। नहीं बहू, इसमें सच में बहुत तेज नमक और मिर्च है। हाँ, सच में खाना खाया भी नहीं जा रहा। हाँ। अच्छा है, अब इसे सबसे डांट पड़ेगी। लेकिन कोई बात नहीं बेटा, गलती से हो गया होगा, आगे से ध्यान रखना। जी मम्मी जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी, आप मुझे माफ कर दीजिए। हाँ, कभी ना कभी तो सबसे गलती हो ही जाती है। हाँ, और वैसे भी तुम हमेशा ही इतना अच्छा खाना बनाती हो, एक दिन गड़बड़ हो भी गई तो क्या हुआ? जी ठीक है। प्रीति ने जैसे सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ और छोटी बहू रेखा को डांट नहीं पड़ी, जिससे प्रीति काफी नाराज थी। ये क्या बात हुई भला? अभी मैं होती तो सब मुझे डांट देते, लेकिन इस 2 कौड़ी वाली को किसी ने कुछ भी नहीं कहा। कोई बात नहीं, आगे ऐसा नहीं होगा। प्रीति को इसलिए डांट पड़ती है क्योंकि वो हमेशा हर किसी से बहुत ही ज्यादा बदतमीजी से बात करती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रेखा, जो कि बहुत ज्यादा विनम्र थी, वो अपनी गलती ना होने पर भी सबसे माफी मांग लिया करती थी, इसलिए सब उसकी गलती को माफ कर देते थे। लेकिन ये बात प्रीति को कहाँ समझनी थी, बल्कि वो तो हमेशा बस यही सोचती रहती थी कि वो कैसे भी करके रेखा को नीचा कैसे दिखाए। फिर कुछ दिन बाद, मम्मी जी, मेरी माँ ने संक्रांत पर आपके लिए ये साड़ी भेजी है। ठीक है बेटा। देखो तो कितनी सस्ती और हल्की साड़ी है, इसे भला कौन ही पहनेगा? इसे तो कोई दान में भी ना दे। मेरे घर वालों ने तो मम्मी जी के लिए इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ भेजी थी। प्रीति फिर से रेखा को नीचा दिखाने की कोशिश करती है। बेटा, लेकिन महंगे कपड़ों से कुछ नहीं होता।
इंसान का व्यवहार ही सबसे ज्यादा जरूरी होता है। रेखा के घर वाले हमारी तुम्हारे घर वालों से ज्यादा खातिरदारी करते हैं। उन्हें समाज का ज्यादा ज्ञान है, तुम तो सिर्फ पैसा ही देखती हो। जब कमला रेखा की साइड लेती है तो इस बात से प्रीति और भी ज्यादा चिढ़ जाती है। मैं इसे सबक सिखा कर रहूंगी। फिर कुछ दिन बाद जब प्रीति बाजार जाती है तो देखती है कि रेखा वहां पर किसी लड़के से बात कर रही है। तब मुझे सही मौका मिल गया। मैं नहीं जानती थी कि तुम ऐसी हो रेखा। उसके बाद प्रीति रेखा के उस लड़के के साथ पिक्चर्स क्लिक कर लेती है और घर जाकर सबको हॉल में बुलाती है। क्या बात है बहू, ऐसे क्यों चिल्ला रही है? तुझे ऐसा क्या मिल गया? रेखा का सच। क्या? हाँ मम्मी जी, आप इसे जितना शरीफ समझती है ये उतनी शरीफ है नहीं। ये बहुत ही ज्यादा तेज और चालाक है। दीदी, आप ये क्या कह रही है? मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सबूत है। कैसा सबूत भाभी? उसके बाद प्रीति सबको उस लड़के की रेखा के साथ पिक्चर्स दिखाती है और कहती है, देखा आप सबने, ये बाहर जाकर दूसरे लड़कों से मिलती है। दीदी? क्या दीदी? मैंने सच ही तो कहा, मैंने कोई गलत बात थोड़ी कही है। तुम खुद ही बताओ कि बाजार में तुम उस लड़के के साथ क्या कर रही थी। इस तरह प्रीति रेखा पर कई सवाल उठाती है और ये सब सुनकर कमला प्रीति को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। मम्मी जी, आपने मुझे क्यों मारा? क्योंकि ना तो तू किसी को कुछ समझती है और ना ही कोई घर की जिम्मेदारी समझती है। तू जानती भी है कि वो लड़का कौन है? अरे तू कैसे जानेगी भला? तेरा तो घर में ध्यान ही नहीं रहता। तू बस सारा दिन शॉपिंग में या दूसरों को नीचा दिखाने में ही लगी रहती है। वो लड़का रेखा की बहन का होने वाला पति था। मेरे कहने पर रेखा उसे बाजार में कुछ सामान दिलवाने गई थी। इस फोटो में तुझे उस लड़के की शक्ल नहीं दिख रही, लेकिन फिर भी बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ जाने तू फोटो ले आई और रेखा पर इल्जाम लगाने लगी। अरे कम से कम एक बार लड़के को तो देख लेती। मम्मी जी, कोई बात नहीं, रहने दीजिए। तुम चिंता मत करो रेखा, वैसे भी कुछ टाइम बाद इसे सब पता ही चल जाएगा। कमला गुस्से में वहां से चली जाती है। भाभी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे तो समझ में नहीं आता आप रेखा को इतना परेशान क्यों करती हो। आखिर उसने आपका क्या बिगाड़ा है? यश, रेखा ने कुछ नहीं बिगाड़ा। दरअसल ये सब बस तुम्हारी भाभी का घमंड है। सब गुस्सा होकर वहां से चले जाते हैं। सबको बस मेरी ही गलती नजर आती है। घर में सभी प्रीति से बहुत नाराज थे और इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन, हम सब रेखा की बहन की शादी में जा रहे हैं। क्या सभी? हाँ, बस तुम अपने मायके जाओगी। हाँ, वैसे भी मुझे कोई शौक नहीं है इसकी बहन की शादी में जाने का। मेरे भाई की भी शादी है, वहाँ पर मेरी ज्यादा जरूरत है। हाँ तो ठीक है, अब हम चलते हैं। प्रीति को छोड़कर रेखा के ससुराल में बाकी सभी रेखा के मायके चले जाते हैं। वहां जाने के बाद, आइए समधन जी, आपका स्वागत है। जी। सब अंदर जाते हैं और चाय नाश्ता करने के बाद, आपने हमारी इतनी मदद की, हम आपका एहसान कभी नहीं भूल पाएंगे। आप ऐसा क्यों कह रही है? इसमें एहसान वाली क्या बात है? जिस तरह रेखा हमारी बेटी है, ऐसे ही सीमा भी हमारी बेटी है। बल्कि हम सबको यहाँ पर आकर बहुत खुशी हुई है। इस तरह रेखा के ससुराल वाले मिलकर उसकी बहन की शादी की सभी तैयारियां करते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रीति के मायके में, अरे दिखाओ ना, तुमने अपने लिए कौन सी लड़की पसंद की है? नहीं दीदी, आपके लिए सरप्राइज है। अरे और कितना सरप्राइज? 2 दिन बाद तो तेरी शादी है। अब तो मुझे फोटो दिखा, मैं कब से यही बात सुन रही हूँ। रोहन अपनी होने वाली पत्नी की फोटो जब प्रीति को दिखाता है तो उसे देखकर प्रीति के होश उड़ जाते हैं। क्या तुम इस 2 कौड़ी की लड़की से शादी कर रहे हो? तुम जानते हो ना ये कौन है? तुम्हें शादी करने के लिए ये भिखारी ही मिली क्या? अरे एक इसकी बहन ने मेरे ससुराल में मेरे नाक में दम कर रखा है और मेरी देवरानी की बहन को तू मेरे मायके में ले आएगा। दोनों तरफ से मैं तो बुरी ही फंसी। मैं तेरी शादी उससे नहीं होने दे सकती। बस दीदी, बहुत हुआ। मैं इसलिए आपको इतने टाइम से फोटो नहीं दिखा रहा था। इसीलिए शुरुआत में रेखा दीदी के घर वालों ने शादी के लिए मना कर दिया था, क्योंकि वो आपकी हरकतें अच्छे से जानती हैं। लेकिन मैंने उन्हें प्रॉमिस किया था कि मैं आपको अपनी शादी के बीच में नहीं आने दूंगा। आप तो सिर्फ पैसों की यार है। अगर आपको मेरी शादी से कोई प्रॉब्लम है तो चली जाइए यहाँ से। इतना कहकर गुस्से में रोहन वहाँ से चला जाता है।
तब प्रीति अपनी माँ शांति के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताती है। देखा माँ, उस 2 कौड़ी की लड़की के लिए उस रोहन ने मेरी कैसी इंसल्ट की और यहाँ से जाने के लिए बोल दिया। मुझे सब पता है वो लड़की कैसी है। आखिर रोहन ने गलत कहा ही क्या है? उसने जो भी कहा सब सही ही कहा है। अरे तुझे तो पैसों के अलावा और कुछ नजर ही नहीं आता। तुझे याद है जब मेरी इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, तब रोहन की होने वाली पत्नी ने ही, जिसे तू इतना भला बुरा कह रही है ना, उसी ने मेरी सेवा पानी की। इसलिए आज मैं तेरे सामने ठीक खड़ी हूँ। क्या? हाँ, वरना तेरे बड़े भाई की पत्नी ने तो मेरी तरफ नजर उठाकर तक नहीं देखा था, क्योंकि वो भी तेरी तरह बिल्कुल घमंडी है। जिसे तू 2 कौड़ी का इंसान कह रही है ना, उसी ने हमारे घर के लिए इतना किया है। और तूने रेखा के साथ इतना गलत किया, लेकिन उसने कभी तुझे पलटकर जवाब तक नहीं दिया। अरे रेखा ने तो पहले इस शादी के लिए मना कर दिया था, क्योंकि उसे लगा था कि तुझे बुरा लगेगा। अब अगर तुझे ज्यादा एतराज है तो तू सच में यहाँ से जा सकती है। इतना कहकर शांति वहां से चली जाती है और प्रीति को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। इस तरह एक तरफ रेखा की बहन की शादी में उसके ससुराल वाले शामिल थे और सभी तैयारियां धूमधाम से कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ रेखा की जेठानी अपनी देवरानी की बहन का अपने घर में स्वागत करने के लिए एक्साइटेड थी और तैयारी कर रही थी। फिर जब शादी होकर सीमा उनके घर आती है, तब प्रीति ही उसका स्वागत करती है। हमारी प्यारी भाभी, आपका इस घर में स्वागत है। रोहन, मानना पड़ेगा, फोन में जैसा देखा था हकीकत में उससे ज्यादा सुंदर है। वाह दीदी, आपका तो बहुत ही बदला बदला स्वरूप नजर आ रहा है। हाँ, क्योंकि अब मुझे सब समझ आ गया है कि पैसों से ज्यादा इंसानों की कीमत होती है। इस तरह शादी सुख शांति से संपन्न हो जाती है। फिर प्रीति वापस अपने ससुराल जाती है और वहाँ पर सबसे माफी मांगती है। मम्मी जी, रेखा, आप सब मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बहुत गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मुझे अब सब समझ आ गया है। कोई बात नहीं प्रीति, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, वही हमारे लिए काफी है। वैसे हमें पहले ही तुम्हारी सारी खबर मिल गई। लेकिन कैसे मम्मी जी? तुम्हारी मम्मी और रेखा की बहन सीमा ने मुझे बताया कि तुम सबके साथ कैसा अच्छे से व्यवहार कर रही हो। लगता है कुछ ज्यादा ही फास्ट सर्विस है। मुझसे पहले ही मेरी सारी खबर पहुंच गई। हाँ। अच्छा, मैं आप सबके लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर आई हूँ। हाँ, आज पहली बार तेरे गिफ्ट लेते हुए कुछ अपनापन लग रहा है। मम्मी जी, ये सब मेरी नई शुरुआत है। अच्छा रेखा, आज हम दोनों बहनें शाम को शॉपिंग पर चलेंगे, साथ में सीमा को भी ले चलेंगे। ठीक है दीदी, जैसी आपकी मर्जी। इस तरह प्रीति भी अब अपनी देवरानी के साथ अच्छा व्यवहार करने लगी थी और वो सबके साथ मिलजुल कर रहने लगी थी और सबके साथ पहले से ज्यादा विनम्र हो गई थी।